नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक क्लासेज में। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वन लाइनर नोट्स की अगली वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। बहुत अच्छे हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपे हुए हैं दोस्तों, और बेसिक यानी एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इनसे आप बेस तैयार होगा और एग्ज़ाम के टाइम में इनका रिविजन मार सकते हो आप, और जल्दी जल्दी आपको सारी बातें हैं वो रिकॉल कवर हो जाती है। एग्जाम के टाइम में सारे क्वेश्चन आपको याद आ जाते हैं एक नोट्स के रूप में। चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चालक पदार्थ को इस प्रकार गतिमान करवाया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, तो उस चालक में एक ईएमएफ पैदा होता है, और चुंबक के इस गुण को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बोलते हैं दोस्तों। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने 1831 में की थी, और फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में दो नियम दिए थे, जिन्हें फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बोलते हैं, जो डीसी जनरेटर और मोटर इसमें लागू होते हैं। और फैराडे के प्रेरण के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन हो, तो चालक में एक ईएमएफ पैदा होगा, और इस प्रेरित ईएमएफ का अस्तित्व भी केवल तब तक ही रहता है जब तक चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होते रहेंगे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस प्रकार एक चुंबक का ये सिरा हो गया, एक ये सिरा हो गया, एन और एस, इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं वो गतिमान हो रही है एन से एस की ओर, इनके बीच में कोई भी चालक रख दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि या तो चालक को स्थिर कर दो या चुंबकीय बल रेखाओं को स्थिर कर दो। दोनों जब गतिमान होंगे तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा, यानी एक को स्थिर और एक को गतिमान। जब चुंबकीय क्षेत्र स्थिर कर देंगे तो चालक को हम उसके चुंबकीय क्षेत्र में उस चालक के माध्यम से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करवाएंगे। तो ये जितना अधिक छेदन करेगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा। दोनों में से एक को स्थिर होना पड़ेगा। दोनों अगर स्थिर हो जाएंगे तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा, दोनों अगर गतिमान होंगे तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा। या तो चुंबकीय क्षेत्र को घुमा लो या चालक को घुमा लो, एक चीज़ को स्थिर रख दो, ईएमएफ जरूर पैदा होगा। ये फैराडे का नियम है। फैराडे के प्रेरण नियम के अनुसार दूसरे नियम विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी जितना ज़्यादा ईएमएफ वो जितना ज़्यादा फ्लक्स वो चालक काटेगा, जितना वो ज़्यादा वो चालक है वो ईएमएफ काटेगा, उतना ही ज़्यादा क्या है उसमें ईएमएफ पैदा होगा। और फैराडे के प्रेरण के नियमों पर जनरेटर, अल्टरनेटर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि सभी युक्तियाँ वो फैराडे के प्रेरण के नियम पर ही कार्य करता है। तो अपने ट्रेड में फैराडे बाबा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों, तो इनको आप नमन कीजिएगा। ये आपका बेड़ा पार लगवाएंगे। अब की बार एएलएमएस से ज़रूर आपका सपना पूरा होगा दोस्तों। हर तरीके से आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवाई जा रही है इस चैनल पर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। और वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब तो दोस्तों कर ही दीजिएगा। मतलब इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं, हर तरीके से क्वेश्चन तैयार करते हैं। और एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा हरियाणा का एएलएम का, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो जरूर करना ही करना है कैसी आपको वीडियो लग रही है, किसी क्वेश्चन में क्या डाउट है, कोई एक्स्ट्रा बातें अगर जाननी है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि अन्य प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध मान समान हो या आई यानी जो भी हो, उन्हें समांतर में जोड़ देने पर कुल प्रतिरोध एक्स आता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध वो एन स्क्वेयर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों इसका कि अन्य प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध मान समान आर हो, यानी ये आर है, और उन्हें समांतर में जोड़ दिया तो कुल प्रतिरोध एक्स आता है, तो उन्हें श्रेणी में जोड़ने पर इसका आएगा एन स्क्वेयर इंटू एक्स, एन स्क्वेयर इंटू एक्स। ये एन स्क्वेयर इंटू एक्स है दोस्तों। सीडीओ की वायरिंग में टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। सीडीओ या जीने का परिपथ इसको बोल दिया जाता है। तो सीडीओ की जो वायरिंग होती है उसमें टू वे स्विच का प्रयोग है वो किया जाता है। और टू वे स्विच के कितने कनेक्टिंग पॉइंट कितने होते हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में बताया था एक में, कमेंट में जरूर बताइएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इन्हीं से आपके लॉजिक क्लियर होते हैं। और हर एक छोटा सा क्वेश्चन हो एग्जाम में, कंपटीशन में आजकल बहुत अच्छा रोल रखता है। तो स्विच बोर्ड के किसी भी सिरे से 25 सेमी तक कोई भी एसेसरीज है वो नहीं लगानी चाहिए। यानी इस प्रकार अगर अपना जो स्विच बोर्ड लगा है, इस प्रकार स्विच बोर्ड लगा है, तो 25 सेमी इधर 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 चारों तरफ और एक सामने की दिशा, उसमें 25 सेमी तक कोई भी एसेसरीज नहीं लगानी चाहिए। निम्मी की बुक में लिखा गया है, भारतीय विद्युत मानकों के अनुसार ये पूछा गया क्वेश्चन है, और एकदम स्टैंडर्ड यानी फिक्स आंकड़ा है दोस्तों इसका। कोई 3 पिन सॉकेट का मोटा पिन है वो सदैव किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है, यानी 3 पिन उसमें होती है, और इनके बीच में मानक दूरियां होती है। इनका व्यास साइज होता है, कभी वीडियो में बताएंगे अगर आप जानने का इच्छुक हो तो। मोटा पिन सदैव अर्थ के लिए होता है। सभी वैद्युतिक उपकरणों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। कार्यप्रणाली को समझने के लिए कौन सा डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तारों और केबल होगा यहाँ पर, केबलों की संख्या ज्ञात करने के लिए वायरिंग डायग्राम बनाया जाता है। सर्किट डायग्राम और वायरिंग डायग्राम
अलग अलग हो गए दोस्तों। दीवारों और छतों पर विद्युत एसेसरीज लगाने के लिए उन पर लेआउट मार्किंग है वो की जाती है दोस्तों। विद्युत एसेसरी यानी सिंगल लाइन डायग्राम होता है वो लेआउट होता है दोस्तों। वायरिंग में सीधी खड़ी लाइनें बनाने के लिए शाहुल का प्रयोग है वो किया जाता है। वर्टिकल लाइनें बनाने के लिए शाहुल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमने कर तो किसी ऐसी चीज़ से भी सीधी लाइनें निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो बुक में बताया गया इसके अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवीसी कंड्यूट पाइप वायरिंग में दो सेडल्स के बीच की दूरी 60 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। 60 सेमी से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए दो सेडल्स के बीच में। और ये है इसकी अवस्था। एक होती है वर्टिकल अवस्था, एक होती है हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में इसका मान कितना होता है दोस्तों, और वर्टिकल में इसका मान कितना, अगर कमेंट में आपको पता है तो प्लीज़ बताइए। अगर आप जानने की चूक है, इनके बीच में अलग अलग दूरी होती है, वर्टिकल की अलग, हॉरिजॉन्टल की अलग। अगर आप जानने की चूक है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, पूछिएगा, जरूर बताऊंगा। धात्विक कंडक्टर पाइपों को काटने के बाद तेज किनारों को रिमर की सहायता से साफ करना चाहिए। ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, अभी छोटे से लेवल का क्वेश्चन। और पीवीसी कंडक्टर पाइप वायरिंग, कंडक्टर पाइप वायरिंग का प्रयोग 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले स्थानों पर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीवीसी पाइपों का जो कंडक्टर पाइप होती है इसका प्रयोग है वो कितने डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं करना चाहिए, तो 55 डिग्री सेल्सियस वाले अधिक स्थानों पर नहीं करना चाहिए। अर्थिंग में प्रयुक्त कॉपर वायर जो अर्थिंग में प्रयुक्त कॉपर वायर जो अर्थिंग वायर होती है उसका साइज कितना होता है दोस्तों, 14 SWG रखा जाता है। एनर्जी मीटर की भूमि से न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। जो एनर्जी मीटर हम लगाते हैं KWH मीटर इसको बोलते हैं, जो हमारे खंभों पर लगा होता है इसको न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर और अधिकतम 1.5 मीटर होती है दोस्तों। और भूमि में अर्थ इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त कॉपर या GI तार का व्यास है वो 8 SWG रखा जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ में जो कॉपर या GI का जो वायर लगाते हैं 8 SWG रखा जाता है। और भारतीय मानकों के अनुसार अर्थ प्रतिरोध की जांच सिर्फ सूखे मौसम में ही करनी चाहिए दोस्तों। अर्थ के किसी भी बिंदु पर वोल्टेज का मान है वो सदैव शून्य होना चाहिए। अर्थ के किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज का मान शून्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी वोल्टेज लीकेज उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यानी ऊपर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था भूमि अर्थ इलेक्ट्रोड कॉपर GI व्यास है वो अर्थिंग वाले तार का है वो अर्थ इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त जो अर्थिंग के लिए 8 SWG होना चाहिए। और सामान्य वायरिंग के लिए जो काम में लेते हैं उसका मान होता है 14 SWG, जो ऊपर हमने पढ़ा था। अगला अपना क्वेश्चन है कि भारतीय मानकों के अनुसार अर्थ प्रतिरोध बिल्कुल हो गया सूखे जांच। और सूखे मौसम में अर्थ प्रतिरोध नापते समय 2 माप आते हैं तो सदैव उच्च मानों को ही चुनना चाहिए। 2 माप आते हैं तो सॉरी, और अगर अधिक मान आते हैं जैसे 2 से अधिक हो, जैसे 4 हो 6 हो, तो इसका मान लिया जाता है औसत। यानी सभी मानों का औसत निकाल कर वो जो अधिकतम मान आता है वो औसत का निकाल कर लिया जाता है दोस्तों। और फ्यूज की रेटिंग का निर्धारण फुल लोड धारा का 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना होता है निर्धारित। जैसे किसी सर्किट में अगर 10 एम्पियर की धारा निर्धारित है तो फ्यूज उसके लिए निर्धारित 1.5 गुना यानी 10 का 1.5 गुना मान वाला फ्यूज लगता है। सोलोनाइड की लंबाई उसके व्यास से अधिक होती है। सोलोनाइड जो होती है कॉइल है उसकी लंबाई उसके व्यास से अधिक होती है दोस्तों। एक होता है सोलोनाइड और एक होता है जो अपना सिंपल कॉइल है। सोलोनाइड होता है दोस्तों कॉइल जो होती है उसकी ही मतलब वायर कुंडलित जो कॉइल होती है उसकी बना दी जाती है सोलोनाइड, उसकी लंबाई है वो व्यास से अधिक होती है। DC मशीनों में कम्यूटेटर AC को DC में बदलने का कार्य करता है। और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच खाली स्थान वो किससे भरा जाता है, अभ्रक या माइका से भरा जाता है। और DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। आर्मेचर के सिरों पर कम्यूटेटर है वो राइजर द्वारा सोल्डर किया जाता है। आर्मेचर के सिरों पर कम्यूटेटर। सभी प्रकार की DC मशीनों में आर्मेचर प्रतिरोध का मान सामान्यतः 1 ओम या इससे कम रखा जाता है। आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 होता है। अर्थिंग प्रतिरोध, अर्थिंग का प्रतिरोध आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से कम रखा जाता है। जनरेटर और अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत डायनेमिक विधि से उत्पन्न की जाती है। जनरेटर अल्टरनेटर द्वारा विद्युत है वो 2 प्रकार से पैदा होती है दोस्तों, डायनेमिक हो गया, एक स्टैटिक हो गया, स्थिर विद्युत। तो ट्रांसफार्मर है वो एक स्थिर स्थैतिक विद्युत का उदाहरण, ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्शन मोटर होगी। और जनरेटर और अल्टरनेटर में डायनेमिक विधि यानी चालक को गतिमान करवाया जाता है और उनमें चालक को स्थिर रखा जाता है। DC मशीन में लैप वाइंडिंग अधिक करंट और कम वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है। DC मशीन में लैप वाइंडिंग किसके लिए, अधिक करंट के लिए और कम वोल्टेज। और वेव वाइंडिंग है वो अधिक वोल्टेज और कम करंट प्राप्त करने के लिए की जाती है। DC मशीनों में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, लैप और वेव वाइंडिंग। बस ब्रश संपर्क वोल्टेज ड्रॉप
लोड बढ़ने के साथ अब बढ़ती है दोस्तों। वे टर्मिनल जिसकी कंटिन्यूटी या निरंतरता ब्रशों के साथ मिले हुए आर्मेचर के टर्मिनल होते हैं, यानी वे टर्मिनल जिनकी कंटिन्यूटी ब्रशों के साथ मिले, जो ब्रशों के साथ ब्रश जो अपने जुड़ते हैं कम्यूटेटर वाले, कम्यूटेटर के पास में जो ब्रश लगे होते हैं उनके साथ जो कनेक्ट होते हैं तार, वो होते हैं आर्मेचर के। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का मान बढ़ाने की सबसे सरल विधि कौन सी है? प्राइम मूवर की गति बढ़ाना। और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अवशिष्ट चुंबकत्व स्वयं उत्तेजित जनरेटरों की मूल आवश्यकता है भाई, अवशिष्ट चुंबकत्व। और अगला क्वेश्चन है कि हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर से वोल्टेज नाप कर सेल की चार्जिंग की अवस्थाओं की जांच की जाती है। अचार डीटी फुल फॉर्म होती है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर होता है इसका, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। तो इसका प्रयोग है वो सेल की चार्जिंग अवस्थाओं की जांच है करने के लिए की जाती है। और 37 नंबर जो अपना क्वेश्चन है, अवशिष्ट चुंबकत्व स्वयं जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं उनकी मूल आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उनको ईएमएफ पैदा करने के लिए कुछ न कुछ ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व उनके लिए जरूरी, अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो उसको प्राइम मूवर की आवश्यकता घुमाने के लिए। एक सेल को कभी भी उसके एम्पीयर घंटे क्षमता के 10वें भाग से अधिक धारा पर चार्ज नहीं करना चाहिए। 10वां मतलब हो गया कोई सेल है उसके एम्पीयर घंटे जैसे 10 है, 10 एम्पीयर है तो उसका 10वां भाग यानी 1/10 से अधिक, 1/10 से अधिक धारा उसको नहीं देनी चाहिए, नहीं चार्जिंग करना चाहिए, नहीं तो बकलिंग दोष हो जाता है। बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल धनात्मक टर्मिनल से बड़ा रखा जाता है। एक होता है बैटरी का ऋण सिरा और एक होता है पॉजिटिव। तो ऋण सिरे का जो आकार है, साइज है, वो पॉजिटिव से थोड़ा बड़ा रखा जाता है। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर का प्रयोग अब 10 सेकंड से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए, पर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था। और लेड एसिड सेल का टॉपिंग अप लेवल प्लेटों से न्यूनतम 0.5 mm और सेमी दोस्तों सॉरी, और ऊपर है वो अधिकतम 1.5 सेमी। यानी इस प्रकार जो अपनी प्लेट है, प्लेटों को इलेक्ट्रोलाइट में न्यूनतम 0.5 यानी इतने सा कम, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, और ऊपर अधिकतम है वो 1.5 सेमी प्लेटें हैं वो इतना उसमें इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। आशुद्ध जल उसमें डालना चाहिए। लेड एसिड सेल को एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। और एक्यूमुलेटर वह युक्ति है जो विद्युतिक ऊर्जा को अन्य ऊर्जा के रूप में संचित कर सकता है दोस्तों। यानी एक्यूमुलेटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक में, यानी रासायनिक ऊर्जा में उसको संचित कर सकता है। और लेड एसिड सेल के सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए उसे लंबे समय तक कम धारा पर चार्ज करने के लिए छोड़ा जाता है। सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए लंबे समय तक कम धारा, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिकल चार्जिंग, जो अगले इक्वेशन में है वो। इससे सेल का लगातार, इससे सेल को लगातार 1 से 10 हफ्ते तक वो चार्ज किया जाता है। निर्धारित धारा का लगभग 3 से 5% या 3% ही धारा उसको दी जाती है। हाइड्रोमीटर के फ्लोट में संतुलन के लिए पारा मरकरी यानी शीशे की गोलियां उसमें भरी जाती है। फ्लोट यानी इस प्रकार जो हाइड्रोमीटर लगा बना होता है, जो इसका फ्लोट बना होता है, उसकी वो बात कर रहा है दोस्तों। इसमें जो पारे की मरकरी की गोलियां भरी जाती है। लेड एसिड सेल जब प्रयोग में लाया जा रहा है तो उसके पास में ज्वलनशील वस्तुएं नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इस सेल में से विस्फोटक और ज्वलनशील गैस से बाहर निकलती रहती है, जिससे आग लगने का खतरा है वो बढ़ जाता है। चुंबक की खोज है वो एशिया में मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई, और यहीं से मैग्नेटाइट कहा गया, फिर इसे मैग्नेट कहा जाने लगा। और प्राकृतिक रूप से पाई गई चुंबक को लोड स्टोन अर्थात दिशा सूचक पत्थर भी कहा जाता है। और चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है एन और एक होता है एस, और उत्तर और दक्षिण। और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा को ही इंगित करता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है। यानी चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, जैसे अन सिरा, अन और एन को पास लेकर आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे दोस्तों। और चुंबक लोहे धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, अर्थात चुंबक के नज़दीक अगर शीशा, लोहा, निकल, टंगस्टन आदि पदार्थों को निकट ले जाने पर वे पदार्थ चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और चुंबक से वो चिपक जाते हैं। चुंबक प्राकृतिक और कृत्रिम 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक बेडोल कम चुंबकत्व के, और कृत्रिम चुंबक अधिक शक्तिशाली और किसी भी उपयुक्त आकार के बनाए जा सकते हैं दोस्तों। कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए कठोर लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील, एल्निको और एल्कोनेक्स आदि शब्द पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम कौन सी होती है दोस्तों? अस्थायी चुंबक इसको बोलते हैं।
अस्थायी या विद्युत चुंबक। इन चुंबक को बनाने के लिए जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, एल्कोनॉक्स आदि कठोर लोहे पदार्थों का प्रयोग है वो किया जाता है, ताकि इनमें अवशिष्ट चुंबकत्व का मान है वो कृत्रिम चुंबक, सॉरी दोस्तों, इसमें कृत्रिम चुंबक अस्थायी चुंबक होगी दोस्तों। कठोर लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये क्या बनती है? अस्थायी चुंबक बनती है दोस्तों। अस्थायी के लिए नर्म लोहा काम में लेते हैं हम, अस्थायी के लिए, यानी नर्म लोहे का मतलब हो गया जब तक उसमें धारा प्रवाहित होगी तो अवशिष्ट चुंबकत्व तब तक के लिए होगा, और धारा सप्लाई बंद होने पर वो वापस वो नरम लोहा बन जाती है। तो अस्थायी तो वो हो गई, और स्थायी ये हो गया यानी कठोर लोहा। इनमें एक बार चुंबकत्व कुछ देर तक ग्रहण करने के बाद में अवशिष्ट चुंबकत्व उसमें रह जाता है। तो स्थायी चुंबक के लिए हम क्या करते हैं? कठोर लोहा आदि पदार्थों का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थों का अतिरिक्त एक डीसी धारा की भी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। सप्लाई कौन सी होनी चाहिए? डीसी चुंबक को बनाने के लिए। ध्यान रहे कि एसी धारा से कृत्रिम और स्थायी चुंबकों का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि एसी धारा के मान और दिशा में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं दोस्तों। डीसी सप्लाई हमें आवश्यक होती है। चुंबक के निकट यदि किसी लोहे को ले जाया जाए तो लोहा भी क्या है, कुछ समय बाद चुंबक बन जाता है, और यह चुंबकों का एक गुण है जिसे चुंबकीय प्रेरण का गुण बोलते हैं। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज है वो ओरेस्टेड ने की थी। भाई विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरेस्टेड ने की थी, और उसमें प्रभाव की जूल ने की थी। और अगला अपना क्वेश्चन है कि चांदी की प्रतिरोधकता और चालकता कितनी होती है? तांबे की प्रतिरोधकता और चालकता कितनी होती है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चांदी की बात करें, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, चांदी की प्रतिरोधकता की बात करें तो कितना था दोस्तों? 1.59, या कई बार वो 6 बोल दिया जाता है, यानी 1.59 या 1.6 भी आ सकता है। तो 1.59 इंटू 10 की पावर -8। और प्रतिरोधकता किस में होती है दोस्तों? ओम मीटर में, ओम इंटू मीटर। तो रजिस्टिविटी इसकी ये हो गई चांदी की। और अगर बात करें चालकता, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी दोस्तों सर्वाधिक होती है 6.3 इंटू 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 होती है। और कंडक्टिविटी किस में होती है दोस्तों? साइमन प्रति मीटर या महो प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर इसको बोल सकते हैं। प्रतिरोधकता चांदी की कितनी होगी? 1.59 इंटू 10 की पावर -8 ओम प्रति मीटर, ओम मीटर, सॉरी, ओम मीटर। और चांदी की चालकता की बात करें तो 6.3 या 6.30, 30-20 को बोल सकते हैं, 6.30 इंटू 10 की पावर है 7। ये माइनस में है, ये प्लस में दोस्तों, 10 की पावर 7 है। सीमेंस प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर इसको बोल सकते हैं। अब बात करें तांबे की, तो तांबे की प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी कितनी होती है दोस्तों? 1.72 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर -8 है ओम मीटर। 1.72 इंटू 10 की पावर 8 ओम मीटर। और अगर बात करें चालकता की, यानी तांबे की चालकता, तो ये होती है दोस्तों 5.8 इंटू 10 की पावर 7, और वही महो या साइमन या सीमेंस प्रति मीटर में होती है। तो ये थी इसकी तांबे की प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी 1.72 इंटू 10 की पावर -8, ये माइनस में है ओम मीटर। और तांबे की चालकता 5.8 इंटू 10 की पावर 7, और चालकता किस में होती है? सीमेंस या महो प्रति मीटर में। तो आज के लिए 60 क्वेश्चन थे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप में डाल दी गई है। धन्यवाद। नेक्स्ट